हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बैगनी रंग। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जब भी क्या होता है कि प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है, तो आप सभी को पता है ये इस तरीके से आप देखेंगे हमारा प्रिज्म होता है, और प्रिज्म पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो आप सभी को पता है कि उसमें से 7 रंग आपको दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 रंग आपको यहाँ पर विजिबल होते हैं, जिसमें आप सभी को पता है, जिसको आप लोगों ने याद भी किया होगा विबग्योर नाम से। विबग्योर, ठीक है। विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो नीचे से हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर होता है विबग्योर, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है विबग्योर का प्रोसेस। विबग्योर यानी सबसे नीचे जो होता है आपका क्या होता है, वायलेट होता है। सबसे नीचे आपका वायलेट, उसके बाद आपका होता है इंडिगो, उसके बाद होता है आपका ब्लू, उसके बाद होता है आपका ग्रीन, एंड उसके बाद होता है आपका येलो, उसके बाद होता है आपका ऑरेंज, और उसके बाद होता है आपका रेड। तो यहाँ पर होता है क्या है एक्चुअल में, जब यहाँ पर हम बात करें विचलन की, तो सबसे ज़्यादा जो विचलन दर्शाता है बैगनी रंग, और सबसे कम अगर बात करोगे तो लाल रंग। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, इसीलिए आप सभी को पता है जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो भी सिग्नल्स आप लोगों ने देखा होगा, और विशेष करके जो डेंजर सिग्नल होता है, खतरे का जो सिग्नल होता है, उसको रेड से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसको विचलन कम प्रदर्शित करता है, तो बहुत दूर तक वो स्पष्ट क्लियरली दिखाई देता है। यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों वो रेड की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, वायलेट यानी कि बैगनी की होती है। इस क्रम में जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, वेवलेंथ क्या होती है, घटती जाती है, या फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट जो होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। होपफुली दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है कि श्वेत प्रकाश मिश्रण है 7 रंगों का। देखिए दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। आप सभी को पता है जब रेनबो बनता है उसमें 7 कलर होते हैं। तो जब वो प्रिज्म से गुजरता है बेसिकली, तो उसमें आपको 7 रंग दिखाई पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ते समय किए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये कह रहा है कि परमाणु घड़ी परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है। तो दोस्तों, जो परमाणु घड़ी होती है वो सीजियम संक्रमण पर क्या होती है, आधारित होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे कि आवर्धक लेंस क्या होता है। तो आवर्धक लेंस जो होता है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजकल सड़कों पर पीली रोशनी के लिए प्रायः प्रयुक्त लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यानी सड़कों पर जो पीली रोशनी के लिए लैंप इस्तेमाल किया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है, मतलब कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, उसमें नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, नियॉन का, ठीक है। नियॉन यानी कि एनी, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। और ये एनी क्या है, पूछ लिया जाएगा कि एनी किस प्रकार की गैस है। तो ये अक्रिय गैस है, ठीक है। ये आपकी अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस क्या होती है, ऐसे मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक देखेंगे तो जिसके बाहरी कक्षा में 8 नहीं बल्कि 2 होता है। कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होगा। आपका होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये आपके होते हैं, ठीक है। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, बाकी सब के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब के बाहरी कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनका अष्टक पूरा होता है, ठीक है। इनका अष्टक क्या होता है, पूरा होता है। तो ये 6 प्रकार की अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैसों को मैंने बता रखा है, इनको नोबल गैस बोला जाता है, इनको आदर्श गैस बोला जाता है, इनको अक्रिय गैस बोला जाता है, इनको निष्क्रिय गैस बोला जाता है, ठीक है। इनको उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। तो याद रखना आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने भी बताया अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैसों में इसमें से कौन सी रेडियो एक्टिव गैस है। तो इसमें से जो रेडॉन है वो आपकी क्या होती है, रेडियो एक्टिव गैस होती है। और यही वो गैस है जब भूकंप आता है तब ये गैस देखने को मिलती है, तब ये देखने को मिलती है गैस, भूकंप जब आता है तब। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल
कौन सा बल है? तो दोस्तों सबसे सशक्त बल जो है वो आपका नाभिकीय बल है। क्या है आपका? नाभिकीय बल आपका सबसे सशक्त बल होता है। अब बात करें सबसे कमजोर बल, तो सबसे कमजोर बल जो होता है आपका वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है, और नाभिकीय बल क्या होता है? सबसे मजबूत बल होता है। नाभिकीय बल क्या होता है? आप सभी लोग को पता होगा कि नाभिक होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन छक्का लगाते हैं, तो नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? हम नाभिकीय बल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी पारदर्शी जो होता है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो दोस्तों ये कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए इस पे, बहुत बार बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो प्रकाशीय फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं आप, वो किस पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। उसके बाद है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया नरेंद्र सिंह कपानी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, जैसे प्रकाशीय ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ये किस पे कार्य करता है? ये कार्य करता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वह कहाँ किया जाता है? संचार सेवा में। ठीक है, संचार सेवा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तरंग लाल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण है? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है दोस्तों अपवर्तन। तरंग लाल जो होता है वास्तविक गहराई से तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसके पीछे का कारण होता है आपका अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो दोस्तों वो छा जाती है किसके कारण? तो वो छा जाती है आपकी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय जो होता है सूर्य आपको लाल दिखाई पड़ता है, तो उसके पीछे का जो कारण होता है वो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप सभी को पता होगा मृग मरीचिका की बात करते हैं, जैसे आप लोग सड़क वगैरह पे देखते हैं, तो सड़क वगैरह पे क्या होता है, जब धूप में आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ है। वहां पर आप क्या देखेंगे कि पानी भरा हुआ है, लेकिन जब देखते हैं तो पानी होता ही नहीं है। तो रेत रहता है बहुत दूर, तो वहां से भी ऐसा लगता दिखाई देता है कि पानी भरा हुआ है। तो ये जो भ्रम होता है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका बोलते हैं। वहां पर एक्चुअल में पानी होता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, ऐसा लगता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका कि वाहनों के अग्रदीपों यानी जो हेडलाइट होते हैं किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परवलय दर्पण का इस्तेमाल होता है। जो वाहनों के हेडलाइट होते हैं वहां परवलय दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आपका कि प्रकाश तरंगे हैं। दोस्तों प्रकाश तरंगे क्या है? वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है दोस्तों? इनके लिए फिलहाल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इनकी चाल वही होती है जो प्रकाश की होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो याद रखना है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लैपर्ट नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों लैपर्ट नियम आपका प्रदीप्ति से संबंधित है। ठीक है, प्रदीप्ति से संबंधित है। तो होपफुली दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।